अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला ने कामयाबी का हमें एक रास्ता दिया है कि अगर तुम चाहते हो दुनिया में कामयाब हो तो उसका एक वाहिद रास्ता ये है। वाह तो नहीं, लेकिन मैं जिसको बड़ा रेट करता हूँ कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। ये आसान काम नहीं है। हमारे अंदर जो है वो ज़ोफ होता है, कमी कुताही होती है, लेकिन जो असल मॉडल जहां तक आपने पहुंचना है वो एक ही है। ये मेरी अब बात आप लिख लें कि ये डिवाइन रूल है। ये मेरा और आपका रूल नहीं है। दिस इज डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका आइन है। ऐसे ही होना है। अगर आप बात करेंगे, सीधी करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आज नहीं तो कल फायदा होना ही होना है। इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। आपका बॉस फर्म में जाएंगे सीए करने के लिए, आर्टिकल्स के लिए, तो वो जितना भी आपको तंग करेगा, आप सच बोल रहे होंगे, देखिएगा वही आपको ऑफर देगा कि यार तुम मेरी फर्म में आ जाओ। बेईमान आदमी भी सच्चा आदमी ही ढूंढता है, ये बात याद रख। कभी कोई डकैत जो डकैती करके जाता है किसी जगह पर, वो जाके ये नहीं ढूंढता कि मुझे कोई डकैत मिले, मुझे कोई चोर मिले। वो उसको माफ नहीं करता। वो कहेगा तुमने मेरे साथ कैसे झूठ बोला। यानी आप देखें ना, आपके सामने हमारा जो मुल्क चल रहा है, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या कुछ नहीं करते? क्या आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो झूठ बोले, वो टैक्स ना दें? कहते यार तुम ना करो ऐसे, आपकी मेहरबानी, देखें हम सारे तो एक जैसे ना ना हो जाए, तो कम से कम तुम तो ठीक हो ना। तो ये बात याद रखें, जिंदगी का ये मॉडल है और इसको जहन में बिठा के रखें। ऐसे होना ही होना। आप लोग सीए करने जा रहे हैं, सीए में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं सीए की डेफिनेशन यही करता हूं, कंसिस्टेंट एफर्ट। सी कंसिस्टेंट, ए फॉर एफर्ट। ये ए वाला एफर्ट है, ई स्पेशल एफर्ट है। ये स्पेशल स्पेलिंग है, वो आपको याद रखने हैं। और फिर वही आपको मैं याद रहूंगा कि एक वक्त आएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज करना शुरू कर देंगे। यार अच्छा कल देख लूंगा, इसको ये काम नहीं करना। ये 4 साल गुजर जाएंगे, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ। ये 4 साल, 5 साल, जितने साल आप क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद या तो खुशी है या गमी है। फ़इन्नमल उसरि युसरा, इन्नमल उसरि युसरा, ये भी अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन है। मेहनत के बाद आसानी है, मेहनत के बाद आसानी है। 2 दफा कहा था भी मेहनत करो। आसानी चाहते हो तो मेहनत करो। मेरे वो दोस्त जिन्होंने एंजॉय किया लाइफ को, नहीं पढ़े, उसको पेपर दे दिए ना दे दिए, आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है ना। टाइम दोनों का पास हो गया, हम दोनों सेम टाइम पे निकल गए, लेकिन मेरा टाइम और उनके टाइम में फर्क पड़ गया। थैंक यू। मेरे और उनके टाइम में ये फर्क पड़ गया कि मैं मुश्किल मिजाजी के साथ लगा रहा, मेरा क्वालिफाई हो गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बहुत सारी खामियों को दूर कर देगी। मेरे से लिखवा है। आप कहते हैं मैं, मेरी सर मेमोरी लेवल ठीक नहीं है, मैं कमजोर हूँ, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर। मुश्किल मिजाजी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। ये मेरी बात लिख लेना, ये याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये नहीं काम करना, हंक पंक नहीं करना। प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती हैं, मैं भी प्रॉब्लम्स को फेस करता हूँ। राइट। ये जिंदगी ऐसे ही चलनी है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही पैदा किया है। इसमें इसमें खुश रहा करें। नींद मुझे भी तोड़ना बहुत बुरी लगती है, ऐसे ही है, ये हकीकत है। नींद आती ही सुबह के टाइम है, जिस टाइम हमने आना। यही चीज होती है। हमने कैफ 2 टैक्स का हमारा जो दूसरा पेपर है, उसके अंदर हमने एक काम शुरू किया है कि 8वां क्वेश्चन हमने फोकस किया। हमने कहा हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। एक है सिस्टम का, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, दूसरा हमारा सेल्स टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है। ये रोड मैप है हमारा। हमने जो स्टार्ट किया है वो किया है, सिस्टम को समझने की कोशिश की है, चैप्टर 1 और 3 को, उसके ऊपर हमने बात की थी।
इसकी समरी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हुए, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये इसमें एक गलती एक जो है ना वो एरनस एरर है, जो मैं उसको ठीक करवाना चाहता हूँ। ये चैप्टर 1 जो आई कैप की बुक है उसकी समरी आपके सामने मौजूद है, ये मैंने तैयार की है ताकि आपको इसकी आसानी हो जाए। पहले था ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टैक्स का मकसद क्या है। सबसे पहले है गवर्नमेंट को चलाना, टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ऑनलाइन जो लोग भी क्लास लेते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए, ये बात याद रखें। उसके बगैर ना प्लीज काम किया करें। आप बैठे हुए हैं और जैसे जनाब, मैं कोई नर्वस नहीं, मेरा डांस देखना आपने, ये लेक्चर है, आपने जो है वो पढ़ना है और उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, बस हर चीज को एक मॉडल में नहीं लेके जा सकते ना, ये टीचिंग और है और बाकी चीज अगर सहूलत है कुछ तो उसको आप लेकर चलें। फिजिकल की तो बराबर बरा। लोगों की वेलफेयर और प्रोटेक्शन दूसरा ऑब्जेक्टिव है, और लोगों से उनका शेयर लेना ये तीसरा ऑब्जेक्टिव में हमने ये बात डिस्कस की। ये असल में बेसिकली ये डेफिनेशन थी, ये क्या थी, ये इसकी डेफिनेशन थी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी गिवन थे। उसके बाद ये इसके ऊपर गलती से लिखा गया नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, ये रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों ऑब्जेक्टिव्स थे, आप कर लीजिएगा। जो पहले तीन हैं ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट को चलाना, फिर वही चीजें देखें सेम इधर भी। ये बनाने का, ये टेबल को बनाने का मकसद ये है कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाए, चीजों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। दूसरा क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि पैसे की कंसंट्रेशन को खत्म किया जा सके, पैसे का इर्तकाज ना हो, क्योंकि जब भी ताकत का और पैसे का इर्तकाज होता है तो मुआशरे में गड़बड़ शुरू होती है और गरीब तबका जो है वो फंस जाता है। सही है, ये एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। इसके नीचे थे हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, कि हम टैक्स से रेवेन्यू के साथ साथ कोई और ऑब्जेक्टिव भी अचीव करते हैं। जी बिल्कुल, टैक्सेस की मदद से हम अपनी सिख इंडस्ट्री को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। कैसे, टैक्स कम कर दें, टैक्स फ्री जोन्स आप उनको डिक्लेयर कर दें, इस तरह से हम उनको ये भी स्ट्रेंथन करते हैं। इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दें, वो भी हो सकता है। इस तरह लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी टैक्स की, यानी टैक्स की मदद से आप क्या क्या और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं गवर्नमेंट को चलाने के अलावा, वो ये बातें हैं नॉन रेवेन्यू। यानी लोकल इंडस्ट्री को सेव करना कोई रेवेन्यू तो नहीं है ना हमारा, लेकिन हम अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं, अपने घर को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हमें उसको करना होता है। इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। आप इंपोर्ट, यानी जितनी आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं उस पर लिवरेज देनी शुरू कर दें, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, सहूलतें दें। जितनी इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दें, वो खुद ही रुक जाएगी। तो ये एक टूल है टू काउंटर इन्फ्लेशन। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती जाए आप लोगों की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दें, ताकि वो बेचारे टैक्स को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स टूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोग बेचारे चीजें भी खरीद रहे होंगे, आपको भी पैसे दे रहे होंगे, तो दोनों में वो पिस जाएंगे, तो एक वक्त आएगा टैक्स देना बंद कर देंगे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जैसे पहले 50,000 था, फिर ये 150 हो गया। अच्छा, एक वक्त था कि इन्होंने औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग एग्जेम्पशन दी हुई थी, वो आपको शायद ये पहले किसी को भी नहीं पता, बहुत पुरानी बात है। क्योंकि मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 पढ़ा हुआ है, ये नहीं कि 1979 में पढ़ा, ये उसका नाम है। तो उसके उसमें था ये पहले कि औरतों और मर्दों के लिए एग्जेम्पशन का अलग थी, औरतों के लिए ज्यादा थी, मर्दों के लिए कम एग्जेम्पशन थी। लेकिन जब फिर औरतों ने नारा लगाया कि मर्द औरतें बराबर हैं, तो उन्होंने टैक्स में तो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा टैक्स में भी बराबर है, फिर अगर आप बराबरी का दावा करते हैं तो टैक्स भी पूरा दें। तो फिर उन्होंने एग्जेम्पशन को क्या कर दिया, कम कर दिया।
अच्छा जी, प्रमोशन ऑफ साइंस, आप साइंस को अपने मुल्क में बढ़ाना चाहते हैं तो टैक्स की मदद से इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, क्रेडिट मिलता है साइंस में। जो लोग पाकिस्तान में वो इदारे जो काम कर रहे हैं उनको एग्जामेशन मौजूद हैं, जो लोग उनको डोनेशन देते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनके लिए क्रेडिट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये लफ्ज क्रेडिट का मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब फायदा। टैक्स क्रेडिट जब भी बोलूंगा उसका मतलब फायदा। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को, इम्तियाजी सलूक को यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अमीरों से लेके गरीबों को दे दें ताकि वो भी उनके बराबर हो जाएं, उनका हो जाए। जिन लोगों के पास समरी नहीं है, ये मौजूद है, वो ले सकते हैं। बेग साहब, बेग साहब, ये हार्ड फॉर्म में कॉपियां पड़ी हैं, जिनके पास नहीं है जरा उनको दे दें। डिस्करेजिंग सर्टन एक्टिविटीज, मैंने आपको सूटे की एग्जांपल ली थी, कश की, कि सिगरेट के ऊपर 65% टैक्सेस इन्होंने लगा दिए हुए हैं, वो इसमें मौजूद है। एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया कि सर इसके अंदर जो डेवलपमेंट का जो पहला पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर दें, टैक्सेस एज डेवलपमेंट, उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। दिस वन आई थिंक सो, ये वाला पॉइंट इन्होंने पूछा है मेरे से। ये पूछ रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस भी एग्जाम्ड हैं टैक्स से। बिल्कुल एग्जाम नहीं है। ये जितनी इन्होंने अन्नी डाली हुई है, अन्नी क्या, अब तो लूंगी लगड़ी सब कुछ इन्होंने जो है ना वो किया हुआ है लोगों के साथ। ये क्या यानी कि कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको एग्जामेशन मिलनी चाहिए। कोई एग्जाम नहीं है, पूरा दबा के टैक्स है इनके ऊपर। सही है। हाँ, अगर आप एनपीओ है तो फिर एग्जाम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने पूछा जी टैक्सेस एज अ मींस फॉर डेवलपमेंट, टैक्स से डेवलपमेंट होती है, इसको एक्सप्लेन, पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें। ये आज का इनका क्वेश्चन था। द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज टैक्स फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन एंड इकोनॉमिक जोन, एंड प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव टू सच एरियाज। सबसे बड़ी मिसाल इसकी सी पैक है, ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। इन इलाकों को डेवलप करने के लिए, ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, लोग यहाँ पर काम करें, उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि भी आप यहाँ पर काम करें, हम आपको एग्जामेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सेल्स टैक्स में भी हैं और इनकम टैक्स में भी इनको एग्जामेशन प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, ये मैं लफ्ज बोला करूंगा एग्जामेशन और एक्सेप्शन, इसको जरा एक दफा इसके स्पेलिंग को याद करके जरा नोट कीजिएगा। अच्छा, जो टर्म्स है ना, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टैक्स की टर्म्स को इंक्रीज करना है, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा ना इंक्रीज करना है। जितनी अच्छी टर्म्स आप एग्जाम में यूज करेंगे उतना अच्छा जो है वो आपके लिए आपको अंडरस्टैंड करने में फायदा होगा। एक लफ्ज है एग्जेम्पशन, ये देखिएगा, ये है एग्जेम्पशन, इसका ताल्लुक इनकम के साथ है। यानी इनकम को टैक्स में से छूट दे देना, उसको एग्जेम्प्ट का वर्ड यूज करते हैं। ये जब भी वर्ड आपको मिलेगा 99.99% आपको किसके साथ मिलेगा, इनकम की बात हो रही है। टैक्स में एक बहुत लफ्ज यूज होता है एक्सेप्शन, उर्दू में इसको इस्तिस्ना कहते हैं। ये जनरल वर्ड है, ये क्या है, जनरल। वो जनरल नहीं जो हमारे जनरल हैं, ये स्पेलिंग वही है, लेकिन ये जनरल वर्ड है। ये किसी भी कानून की जो जहां अप्लाई नहीं होता वो बातें की जा रही होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाता हूं। मैं कहता हूं यार, इस ए ट्रैक की तरफ आपको जाना है, एक्सेप्शन बताएं, यानी कब ए ट्रैक की तरफ नहीं जाना। तो मेरी बात को जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा जा रहा है, आपने ए ट्रैक की तरफ जाना है, एक्सेप्शंस बताएं। इससे पूछा जा रहा है कब आपने ए ट्रैक की तरफ नहीं जाना, यानी इस रास्ते पे कब नहीं जाना। एक बात कही जा रही है कि ए ट्रैक की तरफ नहीं जाना, इसकी एक्सेप्शन बताएं।
कब आपने जाना है। नॉर्मली आपने यहां नहीं जाना, तो एक्सेप्शन क्या है, कब जाना है। राइट। हम कहते हैं कि डिविडेंड आपका टैक्सेबल है। डिविडेंड, डिविडेंड वो होता है जो आपको शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं, कंपनी देती है, ये टैक्सेबल है। इसकी एग्जेम्पशन बताएं। तो आप कहेंगे कब ये एग्जाम्प्ट है, इसकी एक्सेप्शन क्या होगी, कब ये एग्जाम्प्ट है। अब लफ्ज मैंने क्या यूज किया, एग्जाम्प्ट, कब ये एग्जाम्प्ट है। आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है, बिजनेस में से आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर्स अलाउड, एक्सेप्शंस, कब ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ आ गई। मैं कहता हूं डोनेशन के ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा। आप किसी इदारे को डोनेशन दें, यू आर अलाउड अ टैक्स क्रेडिट, गिव इट्स एक्सेप्शंस, कि किन हालात में आप डोनेशन दें फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप समझ आ गई। यानी एक्सेप्शन का वर्ड जब होगा तो ये आपने एहतियात से यूज करना है। देखिए, जो शख्स आपका एग्जाम चेक कर रहा है, हो सकता है जिंदगी में उसने ये ब्लंडर मारे हो, लेकिन अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब वो स्पेयर नहीं करेगा। अगर उसमें सेंस हुई तो फिर उस वर्ड को बड़ा फोकस करेगा कि मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ, ये बता कुछ। तो ये एक बेसिक, इसकी चूंकि प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती होती है, तो स्टूडेंट जो दिल करता है वो यूज कर जाता है, ऐसा आपने नहीं करना। सही है। चलो जी। हम्म। एज अ बार्गेन टूल जो है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम जो बात करते हैं, उनका सवाल है, मुझे जरा पैरा बताइएगा। 1.2 का। वेरी गुड, माशाल्लाह, पढ़ के आ रहे हैं। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में एज अ बार्गेन टूल, ये वाला, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद द अदर कंट्रीज। अच्छा, एक होती है टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी किसे कहते हैं इंग्लिश में, एग्रीमेंट को कहते हैं। ट्रीटी, ये लफ्ज आगे आएगा। ट्रीटी मुआहदे को कहते हैं, मिसाक को कहते हैं। किसी मुल्क का किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट हो जाना, उसको इंग्लिश में टैक्स ट्रीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्स ट्रीटी। इनका सवाल यह था कि सर इसको बताएंगे क्या चीज है। अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक साहब हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यूके के अंदर, और कुछ यूके के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स के अंदर। अब हो सकता है कि उस शख्स के ऊपर यूके वाले भी टैक्स लगा दें और पाकिस्तान वाले भी टैक्स लगा दें। तो लोग क्या करते हैं कि इन चीजों से अवॉइड करने के लिए फिर मुल्कों में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं कि यार मुझे यहां भी टैक्स देना पड़ रहा है, वहां भी टैक्स देना पड़ रहा है, मैं क्यों करूं। उसके लिए मुल्क क्या करते हैं कि आपस में बैठ के एग्रीमेंट करते हैं कि जनाब इन जगहों पर आप टैक्स लगाएंगे, इन जगहों पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इन जगहों पर हम टैक्स लगाएंगे, इन जगहों पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे। मुआहदा हो जाता है, फिर वो नहीं लगाते। तो टैक्सेस की मदद से फिर क्या हुआ, क्या हुआ कि वो जो आपने जैसे ही वो टैक्स ट्रीटी बना दी, लोग आपके मुल्क में करे करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपका डेफिसिट कम होगा, आपके मुल्क में डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगी। ये ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दूसरे मुल्कों के साथ बार्गेन करने में फायदा होता है। आपके साथ इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये सारे कंट्रीज क्या करते हैं, आपसे बार्गेन करते हैं। बार्गेन किसे कहते हैं, बहस, आप लेन देन करना, सौदाबाजी में आसानी हो जाती है। ये टैक्सेस की मदद से आप अपनी मुल्क में डेवलपमेंट को ला सकते हैं। ये चीज इसका मतलब है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ। यानी हमारा मकसद जो है वो क्या है, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करना। टैक्सेस से कैसे डेवलपमेंट होगी, कि आप किसी मुल्क के पास जाएं और उसे कहें कि अपने शहरियों को कहें कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ, यानी अब टैक्स ना लगा के मुझे फायदा हो रहा है।
यानी कहने का मकसद ये है कि टैक्स का हर वक्त मकसद टैक्स कमाना ही नहीं होता। हर वक्त यानी आप यही सोचें मुझे टैक्स का मतलब पैसा आ रहा है, नहीं, बाज का टैक्स को छोड़ के भी फायदा लिया जाता है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे उन सिक्योरिटीज के ऊपर, उन शेयर्स के ऊपर जिसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दी हुई है, और वो यहां से उसको प्रॉफिट मिले, गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेती। क्यों? भाई आप हमारे मुल्क में पैसा लगाओ ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री वो लगना शुरू हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो दूसरे मुल्कों के साथ नेगोशिएट किया जाता है टैक्सेस लगा के या टैक्स की छूट दे के, उससे हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, मुल्क में डेवलपमेंट आ रही होती है, ये चीज है। सही जी। जी। एग्जाम्पशन में क्रेडिट में क्या फर्क एग्जेम्पशन और क्रेडिट में फर्क क्या होता है? इनका सवाल यह है कि सर एग्जेम्पशन और क्रेडिट में क्या फर्क है। इनकम पे टैक्स ना लगना ये एग्जेम्पशन है। इनका सवाल है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड वर्सेस टैक्स क्रेडिट्स। जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्पशन है, क्रेडिट नहीं है, क्या है? एग्जेम्प्ट है। आप किसी इदारे को डोनेशन दें तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर दी जाएगी, इसको क्रेडिट बोलेंगे। यहां एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्स को खत्म नहीं किया गया, जितनी आपने डोनेशन की उसके प्रोपोर्शनेट आपको क्रेडिट दिया जाएगा, आपको फायदा दिया जाएगा। समझ आ रही? इसको क्या बोलते हैं? टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बच्चे जितने ज्यादा होंगे उसका भी आपको फायदा देंगे। कहेंगे सर हम तो आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टैक्स में एक फायदा ऐसा भी है जिसमें बच्चों को ज्यादा करने के ऊपर जोर दिया गया। समझ आ रही है? लिमिट्स के साथ, उसको क्रेडिट बोलते हैं। जिस तरह आप ये एडवांस टैक्स नहीं पे करते बिल के साथ, ये साल के एंड के ऊपर जाके ये आपके टैक्स को कम करता है, तो हम कहते हैं मुझे इसका क्रेडिट मिल गया। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी बाय की, 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया, गाड़ी को बाय कर लिया, साल के एंड के ऊपर जब टैक्स वाले आपसे टैक्स पूछेंगे तो आप कहेंगे ये 2 लाख का मैंने टैक्स भी तो दिया हुआ है ना आपको एडवांस में, वो कहेंगे इसका क्रेडिट ले लो, यानी तुमने 3 लाख देना है, 2 लाख रुपए माइनस कर लो, इसको क्रेडिट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो एग्जेम्पशन का ताल्लुक इनकम के साथ है, क्रेडिट का ताल्लुक नॉर्मली टैक्स के साथ होता है। एक्सेप्शन जनरल वर्ड है, वो किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। और कोई सवाल? ठीक है जी, चले, वेरी गुड, यानी अच्छा है कि आप इसको देख रहे हैं। देखिए मेरे साथ पढ़ने का आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो इंशाल्लाह ये होगा कि आपके लॉजिकल कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होंगे। पेपर तो इंशाल्लाह पास होगा, लेकिन शर्त ये है कि सीए करना है। क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट। पेपर पास इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि आपने कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करनी। ठीक है जी। ले जी, ये भी हमने कर लिया। अब चलते हैं, हमारे पास बेसिक्स आ गए। बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस को हमारी किताब के अंदर 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस, इसी के नीचे देखें 2.1 में प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, ये भी उसी के अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और काइंड्स ऑफ टैक्सेस को भी बेसिक से अंदर डिस्कस किया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज को भी इसी 2.1 के अंडर ही डिस्कस किया गया है। देखें, और प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड सिस्टम को भी ये वाली देखें। असूल ये बनता था कि इसको एक पैरा में होता है। अगर मैं ये किताब बनाता तो मैं इन तमाम चीजों को, बेसिक्स को, जो रिडंडेंट चीजें हैं, रिडंडेंट कहते हैं जो चीजें बार बार आ रही हैं, रिडंडेंट है, उनको मैं खत्म करके एक में कर देता। तो बजाय इन्होंने, ये इसलिए हुआ कि क्योंकि हमने डेटा कहीं क्विज कहीं से उठाया, कहीं से उठाया, तो मुख्तलिफ लोगों की बातें क्या कर दी इसके अंदर, वो डाल दी। तो इसलिए उसको एक सुपर बोतल होती थी, हम बनाते थे शादी ब्याह के ऊपर। सुना कभी? आपने नहीं सुना? अब तो खैर बड़ा मौका हो गया। पहले बच्चों को बोतल नहीं पिलाई जाती थी शादी ब्याह के अंदर, उनको टरखा दिया जाता था, क्योंकि बोतल महंगी होती थी। 2.5 रुपए की बोतल आती थी, 2 रुपए 50 पैसे की, तो बहुत महंगी होती थी। तो बाज बच्चे जिद करते थे
कि जी हमें बोतल दें, तो हम कहते थे ठीक है, हम वो बोतलें सारी ले जाते थे, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी बोतलें बची हुई होती थी ना, वो किसी एक बोतल में डाल के उस बच्चे को पिला दी जाती थी। तो हम इशारतन कहते थे इसको सुपर पिला दो, सुपर बोतल ले आओ इसके लिए। तो वो हमारे बुजुर्ग कहते थे इसको सुपर बोतल पिला दो, तो फिर हम वो सारी बोतलें इकट्ठी करके उसमें डाल देते, सबका जूठ जो था उसमें बच्चे को पिला दिया जाता था, हुनर आम ही। तो ये तो ये सुपर जो है ना, ये बना हुआ है, समझ लें कि ये सुपर बोतल जो है ये बनी हुई है। इसको पहले मैं जरा समरी दिखाऊं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये क्या है। ये देखें, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये बेसिक्स का ये पूरा एरिया जो है, ये असल में उन्होंने एक ही मॉड्यूल के अंदर इसको बांध दिया हुआ है। बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स स्ट्रक्चर एंड करेक्ट, ये डिफरेंट है ये वाला एरिया, इसकी हेडिंग अलग होनी चाहिए थी कि टैक्सेस किस तरह के दुनिया में लगते हैं। बेसिक्स क्या है टैक्सेस की, ये कैनन्स ऑफ टैक्स के ऊपर बात हो गई। ये जो है ना, ये वाली चीज तो डिफरेंट है, मैंने कहा प्रिंसिपल, असूल कहने, बुनियाद कहने तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज हैं। करेक्टरिस्टिक्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात क्या होनी चाहिए, ये भी लफ्ज है। आप बेसिक का लफ्ज यूज कर लें, आप जो है वो प्रिंसिपल का लफ्ज यूज कर लें, आप जो है वो करेक्टर का लफ्ज यूज कर लें, तो ये टेक्स्ट के अंदर मिलते जुलते अल्फाज। लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी ये है कि अगर वो प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल लिखने पड़ेंगे, बेसिक पूछेगा तो बेसिक लिखने पड़ेंगे। यानी समझे कि ऐसे ही है कि जैसे दूध एक हमारा है, प्रोडक्ट है, उसके वो कहेगा दही बना दो तो दही बना देंगे, है दूध, ये कहेगा खीर बना दो तो खीर बना देंगे, थोड़े से इंग्रेडिएंट चेंज करके। मिल्क शेक कहेगा तो वो बना देंगे। मिलती जुलती चीजें इसमें आपको मिलेंगी, इसलिए ये समरी का आपको फायदा हो जाएगा। चलते हैं जी अपने पॉइंट के ऊपर। ये आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। आप कोशिश करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो हार्ड कॉपी पे पढ़ा करें। आपको अंदाजा नहीं है कि कंप्यूटर आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो ले रहा होता है, आपको जाया कर रहा होता है। हार्ड कॉपी में पढ़ा करें। जब से मैंने रात के टाइम किताबें पढ़नी शुरू की हैं, मेरी जिंदगी में बहुत सुकून हो गया। रोज रात को मोबाइल का सत्यानाश करके जनाब वो सोते थे। अब जो है मैंने कुछ बुक्स रखी हैं अपनी साइड टेबल पे, मैं रात को कोई कुरान की कोई हदीस की चीजें वो पढ़ लेते हैं, तो उससे रिलैक्सेशन होती है। और किताब का एक इम्पैक्ट और है। बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस, एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ द नेशन, ये आपने शायद किसी और सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बिल्कुल ये वही है। उसने कुछ कैनन्स बताए। अच्छा, कैनन मैं आपको दिखाता हूँ कैनन किसको कहते हैं। नेट पे एक बड़ा मसला है कि लिखें कैनन तो कोई चीजें और आना शुरू हो जाती हैं, कोई पता नहीं होता, इसलिए माजरत कि कुछ भी जो है ना वो जाहिर हो सकता है। मैं स्क्रीन शेयरिंग पहले बंद करूँ। ये कैनन ही आ गई, शुक्र है। ये जी ये कैनन है। अच्छा, ये कैनन है तो हमें टैक्स की तोपें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? सवाल ये है। टारगेट है, क्योंकि उस वक्त पुराने दौर में वाहद पहले तोप बनी थी जो टारगेट पे हिट करती थी। तो इसलिए किसी टारगेट को अचीव करने के लिए भी कैनन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वेल्थ ऑफ नेशन में। आज से कई साल पहले ये एडम स्मिथ ने, आज तक ये एप्लीकेबल है। उसने कहा जी ये टैक्सेस जो हैं वो 4 बेसिस पे लगाएं। इक्वालिटी की बेसिस पे लगाएं, सर्टेनिटी की बेसिस पे लगाएं, कन्वीनियंस और इकोनॉमी के ऊपर लगाएं। 4 उसने बातें बताई। ये क्या क्या है? इक्वालिटी, उसने कहा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसको आप कहते हैं कि जिस बंदे के पास पैसा ज्यादा है उस पे ज्यादा टैक्स लगाएं, जिसके पास कम है उस पे कम टैक्स लगाएं। ये बेसिक प्रिंसिपल था उसका, इक्वालिटी का। ठीक है, इट डजंट मीन कि सबको इक्वल करते हैं, लेकिन ये है कि जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है उस पे ज्यादा टैक्स लगाएं,
इसको एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल भी कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इसको ये भी कहते हैं, एबिलिटी टू पे। जिसकी जितनी एबिलिटी है उसकी सकत के मुताबिक ये है। हम दुआ भी तो करते हैं ना, रब्बना वला तो हम मिलना माला ताकतलना बिही वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना। तो ये टैक्स वालों को भी कहना चाहिए, वला तो हम मिलना माला ताकतलना, नहीं हमारे ऊपर उतना बोझ मत डालें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राइट। तो वहां रब्बाना की बजाय हम टैक्स वालों को कह सकते हैं। राइट। जब भी वो टैक्स लेने आए तो उन्हें क्या कहना आपने, वला तो हम मिलना माला ताकत लना, ऐसा बोझ मत डालो जो हम बर्दाश्त। तो ये है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में कहा था कुछ चीजें सर्टन आपको बतानी पड़ेंगी, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। टैक्स सिस्टम क्या है, एम्बिगुअस। देखें इसमें सबसे पहले है टाइम, कि कितनी देर के बाद आप टैक्स लगाएंगे, ये पहली चीज आपको बतानी। नंबर टू, किस परसेंटेज पे किस रजीम के अकॉर्डिंगली आप बताएंगे हमसे वो टैक्स वो लेंगे। दो चीजें सर्टन होनी चाहिए, टाइम एंड मैनर। इसको रजीम भी कहते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन आजकल बड़ा चल रहा है। एक होता है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो रजम कहते हैं पत्थर मारने को, वो अरबी का रजम है। ये रजीम तरीकेकार को कहते हैं, कोई भी काम करना, इन द रजीम ऑफ नवाज शरीफ, इन द रजीम ऑफ इमरान खान, उसके दौरे हुकूमत, तरीकेकार को कहते हैं। तो ये क्या है कि आप रजीम क्लियर करें कि भी टैक्स किस तरीके से आपसे लिया जाएगा। रजीम का नया लफ्ज मिला आपको, तरीकेकार। किस तरीके पे आपको टैक्स लेना है, कब लेना है, साल बाद लेना है, महीने, जैसे सेल टैक्स हर महीने लिया जाता है और इनकम टैक्स सालाना लिया जाता है, ये दोनों में फर्क है बेसिकली। तो सर्टन सर्टन है ना, परसेंटेज सर्टन है, पता है। अभी जून में जो बजट आएगा वो इस साल का नहीं होगा, इससे अगले साल का होगा। यानी वो आपका जुलाई 24 से लेके 30 जून तक होगा। ये तो सर्टन हो गया ना, यानी लोगों को अगले साल का पता चल गया कि आइंदा हाउ मच टैक्सेस वी आर गोइंग टू पे। बात क्लियर होगी वहां पर जाकर, ये सर्टेनिटी है। द टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन, इसके साथ लिख लें टाइम भी। टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन एंड ऑल्सो टाइम, कि कब आपने चीज जो है वो करनी है, सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, लोगों को तंग ना करें, सहूलत के साथ टैक्स लें, जितना कोई टैक्स दे सकता है उसके साथ वो टैक्स ले लें। टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड अ मैनर कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर्स। आप शुक्र है, ब्लेस्ड हैं, सितंबर में हम लोग हफ्ता हफ्ता घर नहीं जाते थे, यानी रात को पहुंचना, सारी रात बैंक खुला रहता था। जो एक मस्टंडा बैंक था वो एक ही था, हमारा नेशनल बैंक। को पूरे पाकिस्तान में कहता था टैक्स मैं ही लूंगा, किसी की कोई जरूरत नहीं है टैक्स लेने की। जलीलो ख्वार होते थे हम, इतना जलील होते थे। तो अब क्या हुआ है, अब पाकिस्तान में जैज कैश, इजी पैसा, बहुत सारे चैनल्स हैं, अब आप टैक्स जमा करवा सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है। ये है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, अच्छा इकोनॉमी का लफ्ज होता है ऐसा काम जिसमें आपकी मेहनत कम हो, पैसा ज्यादा हो। ठीक है, इन आउटपुट ज्यादा हो, इनपुट, उस चीज को इकोनॉमिकल कहते हैं। सब स्टैंडर्ड और चीज होती है, सब स्टैंडर्ड मतलब बुरी चीज, गंदी चीज को कहते हैं, डजंट मीन इकोनॉमिकल। सस्ता होना चाहिए, इससे क्या मुराद है कि आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, राइट, इस कलेक्ट करने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हो वो बहुत नॉमिनल होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर आपने $100 बिलियन इकट्ठा किया, तो ये नहीं होना चाहिए कि इसको कलेक्ट करने के लिए आपका एक्सपेंस $120 बिलियन आ रहा है। वो क्या कहते हैं, गंजीदा नहाना की थे सुखाना की, फिर आपको बचेगा क्या। देसी लोग हैं थोड़ा सा, वो गाँव में है ना,
तो हम कहते थे कि यानी अगर किसी काम से कुछ नहीं बचता था ना, तो हम कहते थे गंजीदा नहाना की थे सुखाना की। यानी जिसके बाल ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है, वो नहाए ना नहाए ना, गंद डस्ट पड़ गई है, फूंक मारे वो उतर जाएगा। राइट। नहा भी लिया तो सुखाना क्या है, पानी ठहरना ही नहीं है। तो ये है कि कारोबार में कुछ भी नहीं बचा, मिसाल कहने का ये है। तो ये है, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये है कि भाई ये उसको कहते हैं इकोनॉमी, कि आप सस्ते तरीके फाइंड करें जिससे टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। ये है, टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट बी डिस्करेज बिजनेसेस। बिजनेस को डिस्करेज भी ना करें और करें। तो कितनी चीजें होगी हमारी, ये देखें, ई सी सी ई, ये हमारी हो गई कैनन्स ऑफ टैक्सेस। मुझे पता है कि आपने इसको तैयार किया हुआ है, पेपर भी माशाल्लाह ये पास कर चुके हुए हैं, आपको आते भी हैं और अभी भी बड़े ही नमाग से मुझे सुन रहे हैं। आपका तो शुक्रिया, वरना नॉर्मली चीज को सुन, हाँ जी, नहीं पढ़ा हुआ। बड़ा हुआ है। अच्छा, चलो समझ आ गई। तो सबसे बेसिक क्या है, देखें, चले इसको मैं हाइड करता हूं, बताएं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। पहला ई क्या है, इक्वालिटी, सी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, सी, और ई इकोनॉमी। समझ आ गई। तो ये हमारी बेसिक्स आ गई कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लें, गरीबों से कम लें। राइट। और हर चीज टैक्स लायबिलिटी परसेंटेज टाइम को क्लियर करें, और क्या करें, कन्वीनियंस लोगों को प्रोवाइड करें, उनको तंग नहीं करें। और क्या होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, पैसा कलेक्ट करते हुए कम से कम खर्चा करें। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, ठीक है, देखिएगा। देखें, पहली चीज तो वही आ गई, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जो एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है। इक्वालिटी, सेम वही है, इसको तो जरूरत नहीं है पढ़ने की। द बेनिफिट प्रिंसिपल, टैक्स का असल मकसद लोगों की वेलफेयर होना चाहिए, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, ये वही है। द प्रिंसिपल होल्ड्स दैट, यानी इसको आप इतना औखा करने की बजाय सेज भी लिख सकते हैं, दिस प्रिंसिपल सेज, या बेनिफिट प्रिंसिपल मींस, आप इसको आसान कर सकते हैं। द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर बेनिफिट्स they receive from the government, and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit of the government। जो बंदा जितना बेनिफिट ले रहा है उससे उतना टैक्स लें, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऐसा होता भी है। अगर निशात है, पैकेजेस है, बड़े बड़े इदारे जो हैं, इनकी गाड़ियां भी तो सारा दिन रोड के ऊपर चलती हैं ना। देखे ना, मैं चला हूं, मैं अपने घर से निकल के ऑफिस आ गया, ऑफिस से निकल के इधर चला गया मुल्ला की दौड़ मसीद तक, लेकिन पैकेजेस की सारा दिन गाड़ियां, इनके एम्प्लॉयज सारा दिन घूम रहे होते हैं। ये इतना बड़ा इन्होंने एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, बॉर्डर्स के ऊपर जब आप जाते हैं, इनपुट हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये टैक्सेस भी ज्यादा थे। यानी ये प्रिंसिपल है, जो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है उससे टैक्स ज्यादा लें, और जो कम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है उससे टैक्स कम। लेकिन ये मैंने कहा होल्ड नहीं करता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में ये इनकम पे बेस कर रहा होता है। अगर आपकी एक ऑफिस है और आप बहुत सारी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और आप कहें जनाब मैं तो सिर्फ इतने से ऑफिस में बैठा हुआ हूं, तो आप बेनिफिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मेरी जगह को फीते से माप लें और उसके बाद में टैक्स ले लें, तो ऐसा नहीं हो। लेकिन असूल है, किसी ने कहा आपकी मर्जी है ना माने, ठीक है जी। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ये है, ठीक, कि जिसकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर आप वो पैसा लेके आपने क्या करना है, इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन में बी टैक्स एट अ फिक्स परसेंटेज। देखिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इनकम पे टैक्स है, वेल्थ पे नहीं है। ये एक मिथ है, लोग बेचारे बाहर से पैसा नहीं भेजते कि हमें टैक्स लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है, एक जगह आएगा वो मैं बताऊंगा। ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं है, इस पे विद होल्डिंग टैक्स है, जिसको एडवांस टैक्स कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इसका क्या होता है, आपको टैक्स क्रेडिट, ट्रांजैक्शन से मुराद बिजली का बिल, राइट, आपकी गाड़ी का जो है वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, घर खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस पे भी टैक्स
पाकिस्तान में ये दोनों हैं, लेकिन इसको नॉर्मली हम टैक्स नहीं कहते। विद होल्डिंग टैक्स को हम टैक्स, इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। आपका बॉन्ड निकल आया, जेब से नहीं, इनाम, तो उस पे क्या लगेगा? टैक्स। डिविडेंड मिला, टैक्स लगेगा। बैंक से प्रॉफिट मिला, टैक्स। इसको ट्रांजैक्शन पे टैक्स कहते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। समझ आ रही है? टेक्निकल तो नहीं। That is, people who earn more and spend more should pay more taxes but not pay a higher rate of taxes. उनको जो है वो इतना टैक्स लगाएं, लेकिन के लोग इनकम को ना वाइप आउट कर दें। तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसके? पहला है जी बेनिफिट प्रिंसिपल्स, दूसरा है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स, और तीसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रिंसिपल्स है। या इसको आप डी कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, तो बैड हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल क्या है? बैड है। ठीक है, ये क्या है? बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसके ऊपर होना चाहिए। काइंड्स ऑफ टैक्सेस। अच्छा, ये लफ्ज जरा देखिएगा, काइंड्स का। काइंड का मतलब क्या होता है? सो काइंड ऑफ यू, वो और है ना उसका मतलब। इसका मतलब क्या है? मेहरबान नहीं। टैक्स मेहरबान है ही नहीं। इसका मतलब है टाइप्स। उसकी टाइप्स क्या है टैक्सेस की? प्रोपोर्शनल टैक्स। किसी टैक्स की एक परसेंटेज बता दी जाए तो उसको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। मिसाल, इस वक्त डिविडेंड के ऊपर 15% टैक्स लगा हुआ है, ये याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर 15% टैक्स लगा हुआ है, फिक्स। कोई शख्स 10 रुपए कमाए, 20 रुपए कमाए, 50 रुपए कमाए, टैक्स कितना है? फिक्स। इसके लिए इसको फ्लैट रेट भी कहते हैं, फ्लैट भी कहते हैं। और सवाल क्या होगा? यही हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, काइंड्स ऑफ टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। तो आप ये तीन टैक्सेस बता देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी 15% है, राइट? मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है। लॉट, आपका जो प्राइस बॉन्ड है उसके ऊपर भी 15% है। ठीक है। कंपनीज का रेट जो है वो 29% है, ये भी फ्लैट है। ठीक है। लैंड को अगर आप बाय करते हैं, उस नहीं, वो तो उसको छोड़ दें। बहरहाल ये चीजें, ये प्रोपोर्शनल, इनकम कम हो या ज्यादा हो, एक फिक्स परसेंटेज आपको लग जाती है। इसको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। प्रोपोर्शनल मीन रेशो। A tax system that requires the same percentage of income from all taxpayers regardless of their earning, right? इतनी बात याद कर लें इंशाल्लाह, कोई इसमें बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें भी असूल वही होता है कि अमीर ज्यादा टैक्स दे रहा होता है, गरीब, लेकिन दोनों चीजें सेम, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। इनकम भी बढ़ी होती है, साथ साथ परसेंटेज भी बढ़ रही होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। रिग्रेसिव को बाद में देखते हैं, पहले प्रोग्रेसिव को देखते हैं। प्रोग्रेस में परसेंटेज इनकम के साथ चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी ऊपर इसमें और इसमें बेसिक स्टूडेंट ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। देखें, इसमें अगर किसी की इनकम 1 लाख है, 1000 है, तो टैक्स कितना है? 29%। 1 मिलियन है तो टैक्स कितना? 29%। 5 मिलियन है तो टैक्स कितना? 29%। ये है प्रोपोर्शनेट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेसिव में। चले, इसकी पहले मैं आपको एक शक्ल दिखाऊं, फिर आपको समझ आएगी। ये रेट आपको एग्जाम में गिवन होगा, ये आपके कैफ 2 के अंदर ये आपको गिवन होगा, एग्जाम में गिवन होगा। ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। ये देखिएगा, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये आपका पास पेपर है, इसके एंड पे ये रेट्स गिवन है। टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000। चुनना, चुनने कहते हैं जीरो को, नील, कोई टैक्स नहीं है, हैप्पी। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 600,000 बट डज नॉट एक्सीड, तो
5%, 6 लाख को निकाल दें, बाकी भी 2.5% ले लें। सही है। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि जब ये इनकम 12 लाख से एक्सीड कर जाए, 24 लाख तक हो, तो रेट कितना हो गया, ये फोकस करें। उसके बाद 20%, फिर 25, फिर ये रेट, ये है कि बाय इंक्रीजिंग इनकम, इसको प्रोपोर्शनल नहीं आप कह सकते, प्रोग्रेसिव है ये क्या है, समझ आ गई। बस आप पूछेंगे सर ये नीचे वाला टेबल क्या है, वो टेबल है सर, वो क्या है, वो टेबल है, राइट, उसकी अभी हमें जरूरत है नहीं। जी, a tax that takes a larger percentage from high income earners, high income earners से large percentage है, than it does from low income earners। बस इतनी बात आपको, एग्जाम्पल आप देना चाहें तो एग्जाम्पल दे दें, टैक्स रेट फॉर सैलरीड, नॉन सैलरीड एंड एओपी। अच्छा, ये जो एओपी है ना, बस इसको याद रख लें कि टैक्स में पार्टनरशिप फर्म को एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का मिलना। बस इतनी बात आपने, उसके लिए क्या एग्जांपल आपने याद रखनी है, कंपनी। अगर कुछ भी याद नहीं है तो इसकी एग्जांपल क्या याद रख लें, फॉर एग्जांपल कंपनी 29%, दो हो गए। एक होता है रिग्रेसिव सिस्टम, ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही दफा लगते हुए देखा है और नहीं लगा। यानी कितनी अजीब बात है कि टैक्स वाले ये कहते हैं कि जितनी इनकम ज्यादा दोगे उतना टैक्स कम होता जाएगा। यानी आप जरा इसी टेबल को देखें, अगर ये टेबल ऐसे बना हो कि यहां पर हो 20%, यहां पर हो 15%, यहां पर हो 10%, यहां पर हो 5%, यहां पर हो 2% और यहां हो 1%, कि जनाब आप अपनी 12 मिलियन से ज्यादा इनकम दें और 1% टैक्स दे दें, तो जहन में क्या आता है, मौजा, यही आएगा ना। लेकिन लोगों ने, किसी ने भी इस ऑप्शन को, ये ऑप्शनल थी स्कीम, कि आप चाहें तो ये वाले टैक्स ना पे करें बल्कि ये वाला टैक्स पे कर दें, मिसाल दे रहा हूं, लेकिन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों भाई, अच्छी ऑप्शन थी ना। हाँ जी, इस दफा तो आपने यही देना था ना। हाँ, लोगों ने कहा कि जितने आप सियाने हैं ना हम आपके भी अब्बू हैं, ये आप दाना डाल रहे हैं। एक बंदा है, वो अपनी इनकम हर साल शो करता है जी, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख से ऊपर जाता ही नहीं है, इनकम है उसकी जनाब कोई 1.5-2 करोड़ रुपया। इस दफा उसके दिल में ख्याल आया कि हाँ यार, मैं इस ऑप्शन से क्या कर लूं, कर लूं। इस दफा तो क्या देगा टैक्स, 1% दे के जान छूट जाएगी ना। अगली दफा गवर्नमेंट ने कर दी स्कीम बंद, मिसाल है, अब वो दोबारा आएगा अपनी उसी स्कीम के ऊपर कि जी मेरी इनकम है 20 लाख रुपए, वो कहेंगे इतना सियाना तुम, 1 साल के अंदर करोड़ रुपए इनकम ही कम हो गई है, अब सीधा हो जरा। इसलिए लोगों ने इसको ऑप्शन को अडॉप्ट ही नहीं किया। उसका नाम था वीटीसी, वॉलंटियर टैक्स कंप्लायंस। वॉलंटरी थी, यानी ऑप्शनल थी कि चाहे तो इसमें आप आ सकते हैं, लेकिन उस जाल में कोई भी नहीं आया। हमने अगर किसी क्लाइंट को कहा भी ना, तो मैं कि इमरान साहब आपसे तो मैं अभी बात एक्सपेक्ट नहीं करता, कितनी बेहुदा बात आप करेंगे यानी अगर किसी को कहा भी है तो उसने शटअप कॉल दी हमें। मैंने कहा हम अनपढ़ जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। एक बंदा है, उसने मुझसे मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री खरीदी है, मुझे वो बार बार आके कहता है मेरी फैक्ट्री डिक्लेयर करें।
कैसे डिक्लेयर करूं, इनकम है नहीं उसके पीछे, पैसा उसके पास है, शो भी करना है। तो हमने फिर यही कहना था ना कि भाई फिर इसमें आ जाए, इस ऑप्शन को ले लें, इनकम ज्यादा डिक्लेयर कर लें ताकि वाइट हो, तो फिर मैं फैक्ट्री आपकी डालूं, कहाँ फैक्ट्री डाल दूं मैं? तो ख्वाब में तो नहीं डाल सकता ना, कागजों में डालनी है, उसके पीछे मुझे बैकअप पे कोई पैसा भी शो करना है, वो पैसा कमाएंगे तो शो होगा ना। तो उन्होंने फिर भी उसमें नहीं आएगा। बहरहाल समझ आ गई। तो रिग्रेसिव टैक्स है द टैक्स टैग टेक्स अ लार्जर परसेंटेज फ्रॉम अ पर्सन लो इनकम देन फ्रॉम अनदर पर्सन विद हाई इनकम। ये 3 तरह के हैं आपके टैक्सेस की टाइप्स। कितनी हो गई जी? 3 टाइप्स, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। इसको याद करना आसान है। टैक्स की खसूसियात क्या होनी चाहिए, ये वही तकरीबन खसूसियात जो हम पढ़ चुके हैं, ये वही करैक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। मैं समरी में आपको बता दूं, बेसिक्स हम कर चुके हैं, इक्वालिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी एंड सर्टेनिटी, ये असल में कैनन ही है। और ये बात भी हम कर चुके हुए हैं, बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अब ये वाली चीज हमारे पास ये बची है, ठीक है। टैक्स इज एन इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटियर नहीं है। ज़कात वॉलंटियर होती है, याद रखें, नहीं, ज़कात इन्फोर्स होती है, डोनेशन। सदका जो होता है ये वॉलंटियर होता है कि जी आप दे दें, आपकी मेहरबानी है। टैक्स वाले ये नहीं कहते, ये अनाउंसमेंट नहीं देते कि जी आपकी मेहरबानी, थोड़ा थोड़ा टैक्स देने, काफी हालात वो बाय हुक एंड क्रुक डंडे के जोर पे टैक्स लेते हैं, नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे, नहीं होगे आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये चीज होती है, राइट। जो टैक्स लेने वाले हैं उनका भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से लोग हैं ये हमें डराते हैं। ये है। इस पे आपको कुछ तस्वीरें भी शायद नजर आए, ये लोग अपना कारोबार रजिस्टर करवाएं, लोग पूछेंगे क्यों, सहूलत बेशुमार पाए, लोग पूछेंगे क्यों। ये है जी हमारे जो हमसे टैक्स लेने वाले लोग हैं, सही है। ये देखें, ये है इक्वल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये इनको इनाम दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं, सही है। ये देखें, इनकी वेबसाइट है। तो हमने इनको टैक्स देना है ताकि हमारा मुल्क मजीद तरक्की करे, जैसे पिछले 75 सालों में तरक्की कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमने अब दोबारा उसी ट्रैक के ऊपर तरक्की भी करें, ठीक है जी। इनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी, क्या है, वॉलंटियर नहीं है। The tax payment is not voluntary in nature and the imposition is not dependent upon the will of the person tax। उसकी मर्जी नहीं है कि जी आज मेरा दिल कर रहा है सर मेरा 5% ना दे दूं, जिसमें है उसी को देना आपने। टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। डोनेशन आप दे सकते हैं, कोई बंदा आया उसको कहें अच्छा यार मेरे पास पैसे नहीं है तो चलो मेरी पुरानी रजाइयां वही ले जाओ सर्दियों में, तो टैक्स वालों के साथ नहीं कर सकते आप। अपना पुराना सामान 4 रुपए लेके उनके पास पहुंच जाए कि यार ये उठा लो, ऐसा नहीं है, ये कैश में ही पे होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि प्रोपोर्शनेट नेचर में होना चाहिए। ये किस पे होना चाहिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, या इनकम पे हो या ट्रांजैक्शन पे हो या प्रॉपर्टी पे हो। मैंने कहा पाकिस्तान में नॉर्मली प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, इनकम पे है और ट्रांजैक्शन पे विद होल्डिंग टैक्स है। ये ऑलरेडी हम बात ये भी कर चुके हुए हैं। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट, आउटसोर्स नहीं करेंगे, यानी लोग टैक्स नहीं दे रहे तो आप जो है वो बॉक्सर को बुला लें, क्या नाम था उसका, आबिद बॉक्सर को बुलाएं, यार इनसे टैक्स तो लेके आओ, डंडा लेके जनाब लोगों के धुलाई शुरू कर दी। उसको जगह टैक्स कहते हैं, जगह नहीं था जो था वो, तो वो जगह, चूंकि वो टैक्स कर रहा है इसलिए उसका नाम था जगह टैक्स। वो कह रहा है जगह टैक्स नहीं होना चाहिए, स्टेट लगाएगी, एफबीआर लगाएगा, एक अथॉरिटी। ये शुरू में डेफिनेशन भी यही था, इज अ प्रोसेस इंप्लीमेंटेड बाय सॉवरन, एक सॉवरन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी जो है वो लगाएगी, कोई जगह नहीं लगाएगा, किसी को आप अथॉरिटी नहीं देंगे कि तुम जाके लोगों से टैक्स कलेक्ट करो। ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी, अगेन वही है, एफबीआर है। फॉर द पब्लिक, लोगों के लिए, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं। अब देखिए 3 पॉइंट यहां फिर रिपीट हो गए। तो करेक्टर क्या लॉ का होना चाहिए, इनफोर्स, कैश में पे हो, एनफोर्स्ड हो, कैश में पेबल हो, प्रोपोर्शनेट हो, सॉवरन बॉडी लगाए, स्टेट लगाए इसको, और पब्लिक के लिए हो। 4-5 पॉइंट भी याद रह जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका मसला हल हो जाएगा, ठीक।
ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको दोबारा हम इसको समराइज इसको कर लें। ये मैंने इसको कहाँ पुटअप किया हुआ है, कल वाला ये भी टॉपिक हमारा अच्छा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क है। ले जी, आज हमने इक्वालिटी को डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पास पैसा ज्यादा वो टैक्स ज्यादा दे। ठीक है, मैं यहाँ से ये पेन चेंज कर लूँ। कन्वीनियंस, लोगों को सहूलत दें। पैसा कलेक्ट करते हुए खर्चा कम करें और लोगों को टाइम और परसेंटेज वो भी बताएं। द बेनिफिट प्रिंसिपल, जो ज्यादा बेनिफिट ले रहा है उससे ज्यादा टैक्स लें, जिसके पास ज्यादा है उससे ज्यादा टैक्स लें। और जो पैसा आप ले रहे हैं वो कहाँ पर आप टैक्सेस लगा सकते हैं, इनकम पे, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे लगा सकते हैं। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स क्या है, इनकम बढ़े तो टैक्स रेट कम कर दें। प्रोपोर्शनल क्या है, फ्लैट कोई परसेंटेज लगा दें। रिग्रेसिव, इनकम बढ़े तो परसेंटेज भी बढ़ा दें। करेक्टर क्या है, ठीक है, लूज करेक्टर नहीं है टैक्स का, ये बात याद रखें, ये इसका करेक्टर बहुत लूज है, ऐसा नहीं है। एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन होगी, कैश में पे करेंगे, प्रपोर्शनेट रेट पे होना चाहिए, अवाम के लिए लगाएं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी वो होनी चाहिए। अच्छा, इसके नीचे भी मैंने ना हेडिंग जो चेंज की है, इस हेडिंग के अंदर ही इसको आना नहीं चाहिए था। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसकी जो हेडिंग है उन्होंने दी है वो है अच्छा, इसको ठीक करना बेटा आपने। प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम, इसका क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम था, तो फिर ये क्या था? वही बात, वही कहानी तो वही है ना। प्रिंसिपल फॉर टैक्सेस एंड प्रिंसिपल फॉर साउंड टैक्स सिस्टम, ये एक जो है उन्होंने बात कर दी है। चलें इंशाल्लाह कल इसको और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम इसके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समरी को देख के जरा इसको तैयार लिख के याद किया करें प्लीज, जो भी काम करें लिख के याद किया करें। सही है जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कह रहे हैं जी समरी ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। समरी आपके ना गूगल क्लासरूम के अंदर अवेलेबल है, जिसका आप लिंक मैंने आपको उधर भी शेयर कर चलिए ढूंढते रहेंगे तो उधर भी इसलिए इसलिए किया था कि वो ना चले अस्सलाम वालेकुम एक सर जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है?